हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 99। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 98 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। अंशिका अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर हम सोच में बहुत ही ज़्यादा परेशान है, समझी तू। और संकल्प बिल्कुल सही कह रहा है, प्रताप हाउस तो बिल्कुल भी मत आना, यहाँ पर पुलिस आई हुई है। पापा तुझे अरेस्ट ना करवाते, इसीलिए वहीं पर रहे जहाँ पर है। इतना कहकर संकल्प ने अभी फ़ोन को कट कर दिया था। तो अभी अंशिका जो हैरानी से अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने को हो गई थी। अब देखते हैं आगे। निर्भय ने भी फ़ोन कट करके कहा कि हमारी जान हलक में अटकी हुई है और इसे तो मजाक सूझ रहा है, किडनैप हो गई है। मुझे तो किडनैपर पर ही तरस आ रहा है। पता नहीं वो बेचारा इससे अब कैसे बचेगा, अपने आप को कैसे बचा पाएगा। तो वहीं अंशिका तो अपना मुंह फाड़े फोन को देख रही थी। अब तो रूहान से अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो अंशिका ने भी रूहान की थाई पर हल्का सा मारकर कहा कि भैया भैया प्लीज हंसिए मत, इस निर्भय को तो मैं घर जाकर बताती हूँ, इसका मुंह जरूर तोड़ दूंगी। इसकी तो मैंने बड़े पापा से पिटवाई ना करवाई ना तो मेरा नाम भी अंशिका प्रताप सिंह नहीं। तो वहीं अरमान अभी गेट पर ही खड़ा हुआ था और रोहान को हंसता हुआ देख रहा था। उसने भी आज कितने महीनों के बाद ही रोहान को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। अरमान को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहीं अंशिका की नज़र जब अरमान पर पड़ती है तो उसने भी रोहान की थाई पर हाथ मारकर उसे हल्का सा हिलाकर कहा कि आ गया आपका किडनैपर भाई, देखिए कैसे घूर रहा है। और ये सुनते ही अरमान ने हल्के से गुस्से में कहा कि रोहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ। तो रोहान जो अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता है कि कुछ नहीं, अंशिका से बातें कर रहा हूँ और क्या, क्यों कुछ हुआ है क्या। तो अरमान ने कहा कि हाँ, इसकी मदद करने की कोशिश भी मत करना तुम, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा, समझे तुम, क्योंकि ये लड़की मदद के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रोहान ने भी कहा कि अरमान तुम ना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा इस लड़की के साथ। तो अरमान ने भी रोहान की बाजू को पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाता हुआ बोलता है कि तुम मेरे साथ बाहर चल पहले, फिर बताता हूँ, नहीं तो ये लड़की तुझे भी अभी बदतमीज बना देगी खुद की तरह। देखना, देख कितनी ज़्यादा जुबान चलाती है ये। वहीं अंशिका अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि ज़्यादा दिमाग की दही मत कर, समझा, वरना निर्भय ने तो आज आइडिया दिया है वो तुझ पर अप्लाई भी कर दूंगी, समझा तू। तो अरमान ने अभी रूहान को कमरे से बाहर निकाल दिया था और फिर खुद ही कमरे के गेट पर आकर खड़ा होकर अंशिका से थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि 1 घंटे में तैयार हो जाओ, वरना सारी जिंदगी ऐसे रोना कि तुमने जींस टॉप में ही शादी की थी, समझी तुम। तो अंशिका भी अब गुस्से में थोड़ा सा आगे आती है और उससे पहले ही कि अरमान ने गेट को जल्दी से बंद कर दिया तो अंशिका भी फिर से दरवाज़ा पीटते हुए बोलती है कि अरे अरे ये तो बता दो कि मेरी शादी हो किससे रही है, कौन है जो मुझसे शादी करता है, ताकि मैं सोच लूँ उसे कैसे मारना है। वहीं संकल्प और निर्भय और निव्यांश उस लड़की को लेकर अभी राठौड़ फार्म हाउस में आ गए थे। निव्यांश संकल्प उस लड़की को लेकर अपने फार्म हाउस में नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें पता था उनके पापा को पता चल गया तो उनकी हड्डी पसली टूट जाएंगी, इसीलिए उन्होंने राठौड़ फार्म हाउस ही चुना था क्योंकि वहाँ पर नरेन और सौम्या भी बहुत ही कम जाते थे। तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा सेफ थे सबके सब। तो ड्राइवर ने भी गाड़ी राठौड़ फार्म हाउस के बाहर आकर रोक दी थी। निव्यांश ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और फिर सीधा फार्म हाउस के अंदर लेकर आ गया। तो वहीं संकल्प ने भी अब ड्राइवर से कहा कि भाई कोई हमारे बारे में पूछे तो कह देना कि मर गए हम सबके सब। तो वो ड्राइवर अभी थोड़ा सा इजेक्ट हो गया और फिर हंसकर बोलता है कि जो भी कहिए, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आप सब कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सब बहुत ज़्यादा परेशान में है, प्लीज़ परेशान मत होइए, आप सब बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाएंगे। तो निर्भय ने तो अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और फिर ड्राइवर को अपने गले लगाकर कहा कि भैया भैया प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर करना कि हमारे माँ बाप हमें पुलिस में ना दे, हमें छोड़ दे। वो वैसे भी हमने इस लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, हम तो इसे जानते भी नहीं है, बल्कि हम तो इसकी मदद कर रहे हैं। तो ड्राइवर ने भी हंसकर कहा कि हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, जैसे तुम्हारे भाई ने उसे संभाल रखा है ना, ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना कहकर तो वो ड्राइवर वहाँ से चला गया था। तो वहीं संकल्प और निर्भय भी अब फार्म हाउस के अंदर आ चुके थे। थोड़ी देर में ही दक्ष और धैर्य भी अपनी बाइक लेकर वहीं पर आ जाते हैं। तो वहीं निवांश ने भी उस लड़की
लड़की को बेड पर लेटा दिया था और फिर उसके मुंह पर एक पानी की छींटे मारने लगता है। लेकिन वो लड़की जो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, अभी भी वो लड़की बेहोश ही थी। अब तो निव्यांश को उसकी हालत देखकर उस लड़की पर तरस भी आ गया था और फिर उसने खुद के मन ही मन कहा कि जिसने भी इसके साथ ये सब कुछ किया है बहुत ही बड़ा जानवर इंसान होगा ये उठकर मुझे बताए तो सही, उस आदमी की हड्डियां ना तोड़ दी मैंने तो मेरा नाम भी निव्यांश प्रताप सिंह नहीं। छोड़ूंगा नहीं उस आदमी को जिसने भी इस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया होगा। लेकिन ये लड़की तो जैसे गूंगी बहरी है, इसे तो कुछ ना सुनाई देता है ना ही ये कुछ बोलती है। थोड़ी देर बाद ही अब चारों भाई उस कमरे में आ गए थे। तो दक्ष ने अभी निव्यांश को देखकर कहा कि इसे होश आया क्या? तो निव्यांश ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो दक्ष ने भी संकल्प और निर्भय को देखकर, तुम दोनों जल्द से जल्द किसी डॉक्टर का अरेंजमेंट करो क्योंकि इस लड़की को होश आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो निर्भय ने कहा कि भाई मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। तो धैर्य ने भी निर्भय की गर्दन पर अपना हाथ लपेट कर उसे दबाते हुए कहा कि साले डरपोक, तो हमेशा इतना ज्यादा डरता क्यों रहता है? हमेशा तुझे डर ही लगता है, तुझे दूसरा काम नहीं है क्या? डर मत, समझा तू, वरना मैं तुझे अभी के अभी यहाँ पर यमलोक ही पहुँचा दूंगा, समझ गया ना अब? तो निव्यांश ने भी कमर पर हाथ रखकर कहा कि यार भाई जो भी है जल्दी से एक डॉक्टर का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इस लड़की को कुछ हो जाए और फिर तो हमें पक्का फंसाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो दक्ष ने कहा कि हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, डॉक्टर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा अब, वरना ये स्नो वाइट इसे कुछ हो ना जाए। मैं नहीं चाहता हूँ इसे कुछ भी हो। तो इस पर भी संकल्प ने कहा कि अरे नहीं नहीं, हमारे सारे भाइयों के होते हुए इस स्नो वाइट को कुछ भी नहीं होने देंगे हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो धैर्य बोलता है कि तो खड़े क्यों हो, चलो चलो ना, इससे पहले कि स्नो वाइट को कुछ हो जाए हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। तो दक्ष, धैर्य और संकल्प ने निर्भय को देखकर कहा कि तू भाई के पास यहीं पर रुक, इन्हें कोई जरूरत होगी तो तू पास में की मार्केट से लाकर इन्हें दे देना, समझा तू? वैसे भी तू इतना ज्यादा डरपोक है। तो निर्भय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो तीनों ही फार्म हाउस से बाहर बाइक लेकर निकल गए थे। तो दक्ष जो अपनी बाइक पर ही था और फिर धैर्य संकल्प दोनों ही एक बाइक पर आ गए थे। करीब आधा घंटे की राइड करने के बाद धैर्य ने बाइक एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रोक दी थी। तीनों ही उस हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे और जाते ही उन्होंने बिना सोचे समझे एक लेडीज डॉक्टर का कैबिन खोल दिया और जैसे ही वो कैबिन खुला तो वैसे ही वो उसे बंद करके जल्दी से वहां से बाहर की तरफ भाग आए। तो दक्ष ने भी सबसे पहले धैर्य के बालों को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि मामा, मामा के बच्चे, सारी दुनिया में तुझे यही हॉस्पिटल मिला था क्या? साले अंदर मेरी बड़ी माँ बैठी है, अगर उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया ना फिर तो पक्का हमें बड़े घर के दर्शन करवा देंगी, इतना मारेंगी कि हमें भूत बना देंगी, समझा तू? भाग यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। तो धैर्य अभी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही संकल्प का फोन वाइब्रेट होता है। तो संकल्प ने अभी फोन को रिसीव किया तो वो फोन अभी निव्यांश का था। तो निव्यांश ने कहा कि कहाँ हो सारे के सारे, जल्दी लेकर आओ डॉक्टर को, इस लड़की की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया है, ये लड़की पूरी तरह से ठंडी पड़ गई है, कुछ हो जाएगा इसे। तो संकल्प बोलता है कि हाँ हम लेकर आ रहे हैं डॉक्टर को। तो संकल्प ने अभी फिर से धैर्य और दक्ष को देखकर कहा कि स्नो वाइट की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, भाई कह रहा है इसका बदन पूरी तरह से ठंडा हो रहा है, अब कुछ भी हो जाए हमें तो जिया ताई को ही लेकर जाना पड़ेगा घर पे। ये सुनकर तो अब दक्ष ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी। तो वहीं संकल्प ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर अपने मुंह पर लपेट लिया। तो धैर्य ने भी अब अपना रुमाल निकालकर अपने मुंह पर अच्छे से लपेट लिया था। अब तो बचा था दक्ष, दक्ष के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसने भी रुमाल निकाला और अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके पूरा रुमाल लपेट लिया। तो धैर्य ने भी आसपास अपनी नजर घुमाई तो उसे एक बोतल दिखाई देती है। धैर्य ने वो बोतल उठा ली और फिर दक्ष ने कहा कि इसे बड़ी माँ के सिर पर मारेगा क्या? तो धैर्य ने कहा कि धीरे से, धैर्य रखो यार, ये बंदूक का काम करेगी, परेशान क्यों हो रहे हो? तो दक्ष ने भी अब हैरानी से पूछा कि वो कैसे? तो धैर्य ने भी संकल्प की ओर देखकर कहा कि जा बाइक साफ करने वाला कपड़ा लेकर आ। तो संकल्प भी अब भागता हुआ बाहर गया और फिर बाइक से एक फटा हुआ कपड़ा लेकर अंदर की तरफ भागता हुआ आ गया। दक्ष ने वो कपड़ा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो कपड़ा भी जिया के पुराने सूट का ही था, जिसे देखकर अभी दक्ष ने अपनी हकलाती हुई आवाज में कहा कि यार भाई आज पकड़े गए ना तो तू नहीं
नहीं जानता हमारा क्या होगा। बड़ी माँ तो मुझे बहुत मारेंगी, मैं जानता हूँ। हमें उल्टा लटका देंगी और नीचे आग जला देंगी और फिर हमारे ऊपर बेल्ट पर बेल्ट बजाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है उनसे। नर्क से भी ज़्यादा बुरी सजा मिलेगी हमें अगर हमें बड़ी माँ ने देख लिया। तो धैर्य ने वो कपड़ा उस बोतल पर लपेट दिया और फिर दक्ष को देखकर बोला कि डर मत, कुछ भी नहीं होगा। तू भी ना निर्भय की तरह डरपोक होता जा रहा है। सबसे पहले हमें उस लड़की को बचाना है और फिर उसके लिए जिया ताई का हमारे साथ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझा तू। संकल्प और धैर्य ने भी अब एक गहरी सांस ले ली थी और फिर झटके से जिया का कैबिन का गेट खोल दिया। तो धैर्य ने भी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करते हुए उस बोतल को जिया की ओर बढ़ा दिया और थोड़ी सी मोटी आवाज़ में बोला कि जान प्यारी है तो हमारे साथ अभी के अभी चलो, वरना यहीं के यहीं गोली मार दूंगा तुम्हें और कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो वहीं संकल्प ने तो अब अपना सलाई व गटक लिया था और फिर दक्ष तो अपनी नजरें चुरा रहा था। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बड़ी माँ उसे पहचान ले, क्योंकि वो जानता था जिया उन तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी थी। तो धैर्य भी अब डरा नहीं था, आखिर था तो वो नरेन का ही बेटा। तो नरेन ने भी अब किसी से डरना सीखा नहीं था, ठीक उसी तरह धैर्य भी था। और फिर सोमनाथ के धोखे के बाद तो नरेन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। वैसे ही धैर्य बिल्कुल अपने पापा की तरह था। बेशक वो धैर्य रखता था लेकिन वक्त आने पर बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम करता था और आज धैर्य हिम्मत से ही काम कर रहा था। तो धैर्य ने बस अपने मन में एक ही बात सोच के रखी थी कि उसकी माँ ने कहा था कि जब भी कुछ अच्छा करो तो निडर होकर करो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और फिर धैर्य जो स्नो वाइट को बचाकर निडरता ही दिखा रहा था, इसीलिए उसने बहुत ही हिम्मत कर ली थी। जिया कुछ बोलती उससे पहले ही धैर्य ने फिर से कहा कि आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हम आपको किडनैप कुछ अच्छा करने के लिए ही कर रहे हैं। प्लीज़, एक लड़की को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए, उसकी मदद कर दीजिए। हम कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं, ना आपके साथ ना उस लड़की के साथ। अगर आप हमारे साथ खुशी खुशी चलेंगी ना तो ठीक है, वरना 6 की 6 गोलियां आपके सीने में उतार दूंगा मैं। प्लीज़, मैं भी बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। तो संकल्प तो अब धैर्य की बात सुनकर मन ही मन बोलता है कि मामा, पापा के साथ इतनी मूवी क्यों देखते हो तुम? कहाँ कहाँ से डायलॉग निकाल कर मार रहे हो तुम? पर जो भी कहो ना धैर्य आज तो हिम्मत से काम ले रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर। जहाँ धैर्य जो अपनी आंखों में गुस्सा दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था मगर उसकी आंखों में गुस्सा आ ही नहीं रहा था। वहीं दक्ष ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ चलिए ना, सच में एक प्यारी सी लड़की को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ चलिए हमारे साथ। संकल्प ने भी अब जिया की तरफ देखते हुए कहा कि देखिए प्लीज़ चलिए ना सिस्टर, सॉरी आप सिस्टर नहीं है, आप तो मदर हो, मदर, प्लीज़ मदर चलिए ना हमारे साथ। तो जिया को अब ना जाने क्यों उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो तीनों ही कोई अच्छी काम करने की सोच रहे हैं। जिया को भी उनकी बातों पर यकीन हो रहा था। जिया ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन अगर मुझे कुछ भी पता चला कि तुम तीनों ने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया है ना, तो सच कहती हूँ मैं अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करूँगी और तुम तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर मत कहना मुझसे कि मैंने कुछ गलत किया है, इसीलिए अगर कुछ है तो मुझे बता सकते हो। तो तीनों ने ही अब हाथ जोड़कर कहा कि नहीं मदर, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, हमने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि हम तो उस लड़की की मदद कर रहे हैं, उस लड़की को बचाना चाहते हैं। आप चलिए चलिए प्लीज़, आप हमारे साथ चलिए। तो जिया अब उन तीनों के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। तो दक्ष और धैर्य जो बाइक लेकर बाहर आ जाते हैं और बाइक देखकर जिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। तो जिया ने अभी संकल्प की ओर देखकर कहा कि तुम मुझे किडनैप करने के लिए आए हो और वो भी बाइक लेकर आए हो, ऐसे किडनैप करोगे तो मुझे? तो संकल्प भी अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि ताई, वो मेरा मतलब है कि मदर, हम ना थोड़े गरीब किडनैपर हैं, इसीलिए कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कार बजट से बाहर हो जाती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम कार को लेकर आएंगे। आपको जिस बाइक पर बैठना है आप जल्दी से बैठ जाइए, जिस पर आप राइड करना चाहती हैं उस पर ही बैठ जाइए आप, ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से लेकर जाएंगे। तो जिया ने भी अब उस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि दक्ष की बाइक को उसने कितनी बार अपने ही घर में खड़े हुए देखा है, उसने दक्ष की बाइक को पहचान ही नहीं पाया। तो जिया जाकर अभी दक्ष की बाइक पर बैठ जाती है। तो वहीं दक्ष की तो अब जैसे सांस ही रुक गई थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दक्ष ने सबसे पहले अपना हेलमेट निकाला और उसे पहन लिया और फिर अपने मन ही मन बोला कि बड़ी माँ, धैर्य की बाइक पर भी तो बैठ सकती थी आप, लेकिन नहीं, आपको तो बस मेरी ही बाइक पर बैठना था। अगर इन्होंने मेरी बाइक को पहचान लिया तो आज तो पक्का मुझे मार मार के यमराज के भैंस पर बैठा देंगी, आज इतना मारेंगी कि मैं अपनी शकल खुद ही नहीं पहचान पाऊंगा। दक्ष तो अब इमेजिन भी करने लगा था कि जिया उसे बहुत ज्यादा मार रही है और यमराज अपनी भैंस पर
बैठकर गधे को पकड़कर उसका इंतजार कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और फिर जिया ने उसे मार पीट कर यमराज के भैंस के पीछे बैठा भी दिया था और यमराज अपना भैंसा लेकर वहां से चला गया था। तो दक्ष तो अभी अपने ही सोच में डूबा था कि तभी संकल्प ने उसकी कमर पर जोर से मारकर कहा कि साले अब सोच क्या रहा है, जा जा लेकर जा जल्दी से। तो दक्ष तो अभी इस वक्त संकल्प पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हेलमेट में अपना मुंह होने की वजह से वो गुस्सा भी नहीं कर सकता था। अपने गुस्से को वो अंदर ही दबा लेता है। तो दक्ष ने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर सीधा बाइक लेकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। तो वहीं संकल्प धैर्य की बाइक पर बैठता हुआ बोलता है कि धैर्य, बाइक को दक्ष की बाइक के आसपास ही रखना। अगर ताई ने उसे पहचान लिया फिर तो हम सबको चित्रगुप्त के साथ डिनर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसके पास ही डिनर करने के लिए जाना पड़ेगा। तो धैर्य ने भी अब बाइक चलाते हुए कहा कि धैर्य रख, ताई हम सबको पहचान नहीं पाएंगी। तू इतना ज्यादा परेशान मत हो, तू टेंशन मत ले, समझा। हमें बस जल्दी से जल्दी फार्म हाउस पहुंचना है। स्नो वाइट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी हो यार, वो लड़की मुझे सही लगती है, बहुत ज्यादा परेशान भी लग रही थी। उस लड़की का बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर निव्यांश को किसने फंसाया है और क्यों फंसाया है। सो संकल्प बोलता है कि हाँ यार, वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा मासूम है, सच में बिल्कुल स्नो वाइट जैसी ही लगती है। भगवान प्लीज उस लड़की को बचा ले। तो दक्ष अपनी बड़ी माँ को लेकर सीधा फार्म हाउस पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी दक्ष के दिल में धक धक हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो जिया भी बाइक से उतरी तो दक्ष ने भी अपना बाइक को स्टैंड पर लगाया और फिर आसपास नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन धैर्य और संकल्प अभी तक नहीं आए थे। तो दक्ष ने अपने मन ही मन उसको गाली देते हुए कहा कि कमीनो, मुझे अकेले फंसा कर कहाँ चले गए तुम? सालों अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ पर हो? कहीं रास्ते में चाट पकौड़ी तो नहीं खाने लगे दोनों मिलकर? तो जिया ने भी दक्ष की बाजू को पकड़ा और फिर दक्ष एकदम से डर गया। तो जिया ने कहा कि कहाँ कहाँ है वो लड़की जिसके लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? तो दक्ष भी जैसे तैसे जिया को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया और जैसे ही दक्ष फार्म हाउस के हॉल में जिया को लेकर आया तो निर्भय जो बहुत ही आराम से वहां पर बैठा हुआ कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जिया को वहां पर देखा तो वो फुर्ती के साथ खड़ा हो गया और फिर निव्यांश के कमरे में जल्दी से भाग कर गया। तो निर्भय इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो निव्यांश ने कहा कि क्या हुआ साले, इतना ज्यादा डर क्यों रहा है? तो निर्भय हकलाती हुई आवाज में बोला कि भाई जिया ताई आई हैं। और ये सुनते ही निव्यांश ने अपनी हथेली अपने हाथ पर मारकर कहा कि साले, इतने बड़े राजस्थान में इतने सारे हॉस्पिटल हैं और इन तीनों को जिया चाची ही मिली थी यहाँ पर लाने के लिए, इन सबको तो बाद में देखूंगा। मेरा तो इन लड़कों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ फोड़ूं अपना सिर, मैं कहाँ जाकर मार लूँ अपना सिर? फिर उसने भी अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपने मुंह पर जल्दी से लपेट लिया और फिर निर्भय को देखकर कहा कि तुझे पिटना है क्या चाची से, जो अपना सुंदर सा मुंह लेकर ऐसे ही खड़ा है? निर्भय बोलता है कि मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो निव्यांश अभी गुस्से में बोलता है कि तू ना डर डर के मर जाइयो किसी दिन, रुमाल निकाल जल्दी से और मुंह छुपा। अगर जिया चाची ने देख लिया ना फिर हम सारे पिटने से बच नहीं पाएंगे, समझा? तो दक्ष अभी जिया को लेकर सीधा निव्यांश के कमरे में आ गया था। तो जिया की नजरें भी निव्यांश से टकराती हैं और फिर निव्यांश की नजरें भी जिया से। जिया को भी थोड़ा सा शक तो हुआ था क्योंकि उसकी कद काठी बिल्कुल निव्यांश जैसी ही थी। कद काठी क्या, वो तो पूरा का पूरा निव्यांश ही था। तो वहीं निव्यांश अभी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगता है ताकि जिया उसे पहचान ना ले, उसे बिल्कुल भी शक ना हो उस पर। तभी धैर्य और संकल्प भी उस कमरे में आ गए थे। तो निव्यांश ने भी जैसे तैसे अपने इमोशंस को जल्दी से कंट्रोल किया और फिर जिया को देखकर धीरे सी आवाज में बोला कि चाची ये वही लड़की है। तभी चारों भाई एक साथ बोलते हैं मदर बोलो मदर। तो निव्यांश भी अपनी गलती जल्दी से सुधारता हुआ बोलता है कि सॉरी मदर, ये ना वही लड़की है जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। तो जिया ने भी निव्यांश की ओर देखकर हल्के गुस्से में कहा कि क्या किया है तुमने इस लड़की के साथ, बताओ मुझे। तो निव्यांश बोलता है कि मदर, मैंने कुछ भी नहीं किया है इस लड़की के साथ, इनफैक्ट हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया है। बहुत ही लंबी कहानी है, बस ये समझ लीजिए कि हम इस लड़की की हेल्प कर रहे हैं, इसे बचाना चाहते हैं। हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है और किसने इसके साथ क्या किया है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं। जिया भी गुस्से में बोलती है कि अगर मुझे जरा सा भी कुछ पता लगा कि
तुम लड़कों ने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया है ना तो सच कहती हूँ तुम सब सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, समझे तुम सब। इस पर संकल्प ने भी मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा कि सोच सकते हैं, हमें उल्टा लटका दोगी और फिर हमारे ऊपर बेल्ट बरसाओगी या फिर हमें घुमा घुमा कर बहुत ज्यादा मारोगी या फिर धोबी की तरह पटक पटक कर हमारा सिर फोड़ दोगी। और क्या कर सकती हो आप चाची जी। तो निव्यांश ने भी कहा कि देखिए मदर, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है इस लड़की के साथ। आप देखिए तो इसे हुआ क्या है, पहले आप ये तो बताइए। ये तो पूरी की पूरी ठंडी हो गई है। तो जिया ने भी एक बार फिर से उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की भी पूरी तरीके से कंबल से कवर थी, उसकी एक भी पलक हल नहीं रही थी, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, इसीलिए निव्यांश ने उसे अच्छे से कवर कर दिया था। तो जिया ने कहा कि तुम सब बाहर जाओ, तब मैं चेक करूंगी। वो सारे के सारे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर चले गए थे। तो बाहर जाकर अभी पांचों ही एक दूसरे को घूर रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ परेशान थे, तो कुछ स्नो वाइट को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे। तो वहीं दक्ष, उसने सबको देखते हुए कहा कि यार भाई, मैं घर जा रहा हूँ, बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया ना तो सच कहता हूँ मेरी खटिया खड़ी करते हुए बड़ी माँ को एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बहुत मारेंगी वो मुझे यहीं पे। तो थोड़ी देर के बाद जिया भी अब हॉल में आ गई थी, जहाँ पर अभी पांचों बैठे हुए थे। तो दक्ष तो अब ज्यादातर निव्यांश के पीछे ही खड़ा रहता था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर था कि कहीं उसकी बड़ी माँ उसे पहचान न ले। हालांकि दक्ष ने अपना चेहरा अच्छे से रुमाल से कवर किया हुआ था, लेकिन डर वही का वहीं पर बैठा हुआ था। डर के मारे उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। जिया ने गुस्से में उन पांचों को देखकर कहा कि सच सच बताओ, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया है, क्योंकि अभी तक उसे होश नहीं आया है। अब पांचों ही हाथ जोड़कर एकदम से खड़े हो गए थे। निव्यांश ने कहा कि मदर हम सच कह रहे हैं, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, हमें तो वो ऐसे ही मिल गई थी रास्ते में। आपको यकीन नहीं आता है तो जब उस लड़की को होश आ जाएगा तो आप खुद ही उसे पूछ लेना। हम तो बल्कि उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आए। हम खुद चाहते हैं कि उस लड़की को कुछ भी ना हो। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोट के निशान थे। हमने कई बार उससे पूछा है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, लेकिन वो लड़की बोलने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी तैयार नहीं है। उसने हमें ना तो अपना नाम बताया और ना ही ये बताया कि उसके साथ ये किसने किया है। तो जिया भी फिर से गुस्से में बोलती है कि तुम पांचों को तो पुलिस में दे देना चाहिए। ये सुनते ही अभी निव्यांश को छोड़कर सबको थोड़ी सी हिचकी आने लगी थी। तो संकल्प ने भी हाथ जोड़कर कहा कि मदर हम सच कह रहे हैं, हमने तो इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। आप तो बेवजह ही हम पर इल्जाम लगा रही हैं। जब वो लड़की होश में आएगी तब आप खुद ही देख लेना, हमने कुछ नहीं किया है उसके साथ। जिया गुस्से में बोली कि तुम जानते भी हो उस लड़की के साथ क्या हुआ है। तो पांचों ने ही एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो जिया ने भी उन पांचों को देखते हुए कहा कि किसी ने उस लड़की को बहुत ज्यादा मारा है, इतना मारा है कि उसके अंदर की कमजोरी बाहर आ रही है, मारने पर भी हद हो गई है। पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान है, पता नहीं कितने ही दिनों से उस लड़की ने कुछ भी नहीं खाया है। वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बेहोश है इसीलिए, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। पांचों के दिल में अब एक अजीब सा दर्द उठा था, क्योंकि थे तो वो प्रताप खानदान के ही बच्चे, सब ही बहुत ही संस्कार थे, सबके अंदर बिल्कुल बच्चों जैसा दिल था, बिल्कुल भी कठोर नहीं थे। दूसरे के दर्द को देखकर उन्हें भी बहुत ज्यादा दर्द होता था। अचानक ही दक्ष ने धीरे से कहा कि मदर, स्नो वाइट ठीक तो हो जाएगी ना। तो जिया ने भी गुस्से में दक्ष को देखा, तो दक्ष तो अपनी आंखों में स्नो वाइट के लिए दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तो संकल्प और धैर्य ने भी कहा कि हाँ बताइए ना मदर प्लीज, स्नो वाइट ठीक तो हो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं उसे कुछ भी हो। तो जिया कुछ बोलती उससे पहले ही निव्यांश ने भी कहा कि मदर एक बार मुझे वो बता दे, उस लड़की के साथ इतनी बुरी हरकत किसने की है, किसने उसे इतना ज्यादा मारा है, किसने उसके साथ ये बदतमीजी की है। उसे इतना मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, उसकी जिंदगी से रुखसत ना किया मैंने तो मेरा नाम भी। तो निव्यांश अभी अपना नाम लेने ही वाला था कि तभी निर्भय ने उसकी हथेली जोर से पकड़ ली। तो निव्यांश भी एकदम से चुप हो गया था। तो संकल्प ने भी थोड़ा सा हिम्मत करते हुए पूछा कि मदर एक बात पूछनी थी आपसे, अगर आप गलत ना समझो तो जिया बोलती है कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम, क्या रह गया है तुम्हारे दिल में पूछने के लिए। तो संकल्प बोलता है उसके साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, मेरा मतलब है वो बिल्कुल ठीक तो है ना, उसके साथ किसी ने कोई बदतमीजी तो नहीं करी, किसी ने उसे हर्ट तो नहीं किया है, मतलब किसी ने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है ना मदर। तो संकल्प भी अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर जिया को समझाना चाहता था कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। उससे पूछना चाहता था कि कहीं किसी ने उसके साथ फोर्सफुली कुछ किया तो नहीं है। जिया भी अब संकल्प की बात को समझ गई थी। जिया बोलती है कि नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस
उसके साथ मार पिटाई हुई है और कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है उसे। शायद कोई जानवर ही होगा जो इतनी मासूम सी लड़की को इतने बुरी तरीके से मारता होगा। इतनी बुरी तरीके से मारा है उसने, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी इस लड़की की। तो धैर्य भी अब गुस्से में बोलता है कि मदर, आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर वो लड़का हमें मिल गया ना तो उसकी मजबूरी का फायदा तो हम उठाएंगे, उसके साथ इतना मारेंगे, उसे इतना मारेंगे कि उसकी खाल ही उधेड़ देंगे। तो जिया ने भी अब अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा पेशेंट देखे थे, दिन रात वो पेशेंट्स ही देखती थी, लेकिन इसीलिए जिया को भी अब आदमी की अच्छी खासी परख करनी आती थी। तो जिया अब इतना तो समझ ही गई थी कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें इन पांचों की कोई भी गलती नहीं है और वो लड़की की मदद भी करना चाहते हैं, उस लड़की को बचाना भी चाहते हैं। फिर भी जिया को इन पर इतनी जल्दी से यकीन नहीं हो रहा था और वो अपनी बातों को यकीन में नहीं बदल रही थी। जिया ने उन पांचों को देखकर कहा कि मैं एक सामान की लिस्ट बना देती हूँ, मुझे वो सारा का सारा सामान लाकर दे दो। मुझे उस लड़की की बैंडेज करनी है और फिर उसके चोटों पर दवाई भी लगानी है। तो जिया ने भी एक पेपर पर बहुत सारा सामान लिखकर दक्ष के हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि जाओ, जाकर इस सामान को लेकर आओ। और फिर दक्ष ने भी उस पेपर को लिया और लेकिन दक्ष ने भी फिर से अपने मन ही मन कह रहा था कि यार, ये बड़ी माना हमेशा मुझे ही बड़ा क्यों समझ रही है, हमेशा बस सारा काम मुझसे ही करवाना चाहती हैं। दक्ष ने भी संकल्प की बाजू को पकड़ा और फिर अपने साथ लेकर बाहर आ गया। तो दोनों ही जाकर अब उसको सामान को लेने के लिए बाहर की तरफ चले गए थे। आधे घंटे में ही उन्होंने वो सारा सामान लाकर जिया के हाथ में रख दिया था। तो जिया भी सामान को लेकर सीधा उस लड़की के कमरे के अंदर चली गई थी। तो पांचों भी फिर से टेंशन में हॉल में चक्कर लगाने लगते हैं, कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते, कभी बैठ जाते तो कभी उठ जाते, कभी इधर उधर चलने लगते। पांचों ने ही सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस टेंशन में चक्कर लगा रहे थे। पांचों को ही अब स्नो वाइट की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। कुछ ही घंटों में स्नो वाइट ने उन पांचों के दिल में अपने लिए एक स्पेशल जगह बना दी थी। उन पांचों को स्नो वाइट के लिए बहुत ज्यादा टेंशन थी। थोड़ी देर के बाद जिया फिर से कमरे से बाहर आती है, उन पांचों को देखने लगती है। तो जिया ने कहा कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, तुम में से प्लीज कोई एक अंदर आ जाओ। ये सुनकर तो अब पांचों जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहते हैं और सोचने लगते हैं कि उन पांचों में से अंदर कौन जाएगा। तो जिया ने कहा कि मैं कुछ कह रही हूँ ना, तुम में से कोई भी एक अंदर आ जाओ। तो सबने भी हाथ जोड़कर ना में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो जिया ने कहा कि मैं अकेले उसके कपड़े नहीं बदल पाऊंगी ना, इसीलिए उसकी चोटों को ठीक से दवाई नहीं लगा पाऊंगी मैं, मुझे ना किसी की जरूरत जरूर होगी, प्लीज तुम में से कोई एक अंदर आ जाओ। तो पांचों ने भी एक साथ हाथ जोड़कर फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं मदर, हम अंदर नहीं आ सकते हैं, प्लीज आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो जिया भी अब समझ रही थी कि जिया को लगने लगा था कि वो पांचों सच में बहुत ही शरीफ हैं और अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। तो जिया ने अभी कहा कि ठीक है, देखो किसी एक को तो अब अंदर आना ही पड़ेगा, तुम में से कोई एक आ जाओ, समझ लेना कि तुम डॉक्टर हो और वो तुम्हारा पेशेंट है, बस इससे ज्यादा तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब जल्दी से सोचो कि कौन अंदर आएगा। लेकिन अभी भी पांचों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। तो जिया ने भी एक बार फिर से समझाते हुए कहा कि प्लीज तुम पांचों में समझने की कोशिश करो ना, क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि वो लड़की ठीक हो जाए, उसे जल्दी से होश आ जाए। तो पांचों ने भी एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि हाँ हम बिल्कुल चाहते हैं। तो जिया बोली तो फिर ठीक है, बस किसी एक को तो अब अंदर आना ही पड़ेगा। तो फाइनली भी चारों भाई ने निव्यांश के कमर पर हाथ लगाया और उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया और कहा कि ठीक है, हमारे भाई आपके साथ अंदर आने के लिए तैयार हैं। वो चारों भी जितना निव्यांश को आगे ढकेलते, निव्यांश भी उतना ही पीछे हटने की कोशिश करता रहता है। तो वो चारों ही अभी निव्यांश को ही आगे कर रहे थे क्योंकि निव्यांश ही उसके पास बड़ा था और वो चाहते थे कि निव्यांश ही अंदर जाए, हम में से कोई नहीं जाएगा। तो निव्यांश बोलता है कि कमीनो, मैं नहीं जा रहा हूँ अंदर, मैं नहीं जा सकता, समझे तुम, यार उठेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मुझे बहुत ज्यादा गाली देगी, मैं नहीं जा रहा। तो संकल्प भी अब पीछे से बोलता है कि भाई भाई प्लीज समझने की कोशिश करो ना, आप पापा कहते हैं ना कि आप जब घर में सब बड़े होते हैं तो घर की जिम्मेदारी भी बड़े लोग ही निभाते हैं, तो आप तो हम में से सबसे ज्यादा बड़े होना, तो फिर ये जिम्मेदारी भी आपकी ही तो बनती है। जाइए जाइए, स्नो वाइट को जल्दी से ठीक करिए, आपके होते हुए भला हम में से कौन जाएगा अंदर, बोलिए, जाइए जाइए। वैसे भी हम ना स्नो वाइट को आधी भाभी मान ही चुके हैं, तो फिर पूरी मान लेंगे आपके अंदर जाने से। तो निव्यांश बोलता है कि यार मैं नहीं जा रहा हूँ, भाभी मान चुके हो तो क्या हुआ, भाभी भाभी बाद में बोल लेना, लेकिन अभी तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा यार, मैं नहीं जा सकता।
सकता हूँ, प्लीज़ समझा करो यार, वो लड़की है, उठेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कहीं उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा-सीधा सोच लिया तो? तभी जिया ने निव्यांश की कलाई को पकड़ा और उसने अपने साथ कमरे में जाते हुए बोली कि कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, समझे तुम? अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सोचना कि तुम एक डॉक्टर हो और उस लड़की को ट्रीट कर रहे हो बस। इससे ज़्यादा तुम्हारे दिल में और कोई फीलिंग नहीं आएगी तो कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। अब चुपचाप से अंदर आ जाओ। तो निव्यांश भी अब अंदर तो आ गया था। वो लड़की अभी पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी खुली हुई कमर निव्यांश देख रहा था। उसकी कमर पर अभी बेल्ट के बहुत सारे निशान पड़े हुए थे और बहुत सारे घाव भी थे, जिसे देखकर निव्यांश का दिल एकदम से भर आया था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी उस लड़की को देखकर। तो जिया ने कहा कि अब चुपचाप जाकर वहां पर बैठो। निव्यांश अभी उस लड़की के पास रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है। तो निव्यांश अभी उसकी चोट के निशान को देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तो जिया ने कहा कि देखना नहीं है, उन पर दवाई लगाओ, दवाई इसे देखने के लिए नहीं बुलाया है तुम्हें। तब तक मैं भी इंजेक्शन तैयार करती हूँ, फिर इसे इंजेक्शन दे दूंगी। तो जिया ने भी एक दवाई निव्यांश को हाथ में पकड़ा दी और फिर निव्यांश उसकी कमर पर उस दवाई को अप्लाई करने लगा। धीरे धीरे उसने सारे निशानों पर दवाई लगाने लगा। दवाई लगाने के बाद उसने जिया को देखा तो जिया ने तब तक इंजेक्शन तैयार कर लिया था। जिया ने कहा कि इसे धीरे से सीधा करो। तो अब तो निव्यांश की सिट्टी पुट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। तो निव्यांश ने कहा कि प्लीज़ मदर, समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसे इस लड़की को सीधा कर सकता हूँ? मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी ये लड़की ना पूरी तरह से बेहोश है और मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। आप समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जिया ने भी अब निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि अभी समझाया था ना तुमको कि तुम सोचो कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम तुम्हारे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। तुमसे भी कम उम्र के लड़के डॉक्टर होते हैं ना, वो अपने पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, समझे तुम? तो निव्यांश अभी बोलता है लेकिन मदर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं तो एक नॉर्मल सा लड़का हूँ। तो जिया फिर से गुस्से में निव्यांश को देखने लगती है और फिर निव्यांश को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे और कैसे उस लड़की को देख सकता है। उसका दिल अभी बिल्कुल भी ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे सिचुएशन जो भी हो। निव्यांश था तो एक अच्छे घर का लड़का था, तो वो अपने पापा का ही बेटा। दूसरी कॉपी था नील की। वो लड़कियों की हमेशा इज्जत करता था। नील जितना ही समझदार था, नील जितना ही हंसमुख था, नील जितना ही मैच्योर था, सारे गुण बस नील के ही थे। तो भला छोटा पैन था नील किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उसका दिल बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था। तो निव्यांश की हिम्मत तो अब बिल्कुल भी नहीं हो रही थी उस लड़की की छूने की भी, बल्कि उसके तो अब हाथ भी कांपने लगे थे। उसने तो अब दवाई भी जैसे तैसे लगा ही दी थी। अब स्नो वाइट को भी सीधा करने में तो निव्यांश के दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज होने लगी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तो जिया ने भी एक बार फिर से थोड़ा सा सख्ती से कहा कि देखो, देख क्या रहे हो तुम, करो ना जल्दी से। जब इस लड़की की इतनी मदद कर ही दी है तो थोड़ी सी और कर दो तुम। तो निव्यांश ने भी जैसे तैसे अपने हाथ स्नो वाइट की बॉडी को छूने के लिए उठाए। उसके हाथ एकदम से कांपने लगते हैं। उसकी हिम्मत सच में उस लड़की को छूने की नहीं हो रही थी, ना ही उसका दिल इजाजत दे रहा था उसे और ना ही उसके संस्कार। तो अभी भी निव्यांश दूर खड़ा होकर कांप रहा था। तो निव्यांश ने भी जैसे तैसे करके स्नो वाइट की बाजू को छुआ और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसने जैसे तैसे करके स्नो वाइट को सीधा भी कर दिया। इसी बीच निव्यांश ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली थी जैसे पूरी आंखों के सामने काला काला दिख रहा था। बल्कि इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा भी लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो कहाँ पर फंस गया हो और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। वो सिचुएशन से कैसे निकलेगा ये तो उसे भी नहीं पता था। उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं जिया की नज़र जब निव्यांश की बंद आंखों पर पड़ती हैं तो उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे भी अब निव्यांश की हरकतों पे बहुत प्यार आ रहा था। तो वहीं निव्यांश ने जब स्नो वाइट को सीधा कर दिया तो एक पछतावे भरी आवाज़ में बोला कि मदर, अब मैं जाऊँ क्या यहाँ से? तो जिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। लगता है मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये सुनते ही निव्यांश की दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो हवा की तरह उस कमरे से बाहर भाग गया। तो निव्यांश अभी जैसे ही
कमरे से बाहर आया तो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे वो कितना बड़ा महान काम करके आया हो, आज उसने सच में कोई रण जीत लिया हो। तो वहीं सब अभी निव्यांश को सवाल भरी नजरों से ही देख रहे थे, जैसे उससे पूछना चाहते हूँ कि अंदर क्या हो रहा था। तो निव्यांश ने भी सबसे पहले संकल्प के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्दन पर अपना हाथ लपेटते हुए दबाते हुए कहा कि क्या बोला था तूने उसे, बता। भाभी मान चुका है तू उसे, अब भी बताता हूँ तुझे भाभी। तो संकल्प भी अब दर्द में बोलता है कि भैया प्लीज मैं क्या करूँ, जब सब कोई मान चुका है तो देखो वो कितनी ज्यादा सुंदर है। सबसे बड़ी बात तो उसके साथ शादी से पहले सुहाग रात भी मना ली है आपने, अब तो हो ही गई है ना वो हमारी परमानेंट वाली भाभी, अब तो हम उसे भाभी ही बोलेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। बस बस अब ये बताओ कि उसे चुड़ैल भाभी से डाइवोर्स कब दिलवाना है। तो निव्यांश को अब संकल्प की बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अभी संकल्प की कमर पर 2-3 पंच मारे और फिर संकल्प जैसे तैसे करके निव्यांश से थोड़ा सा दूर हुआ और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलता है कि अरे अंदर ऐसा क्या कर दिया है जिया ताई ने, जो आप इतना ज्यादा बाहर आकर इतना गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर, ऐसा भी क्या कर दिया है जरा मुझे तो बताओ। तो निव्यांश अभी अपनी सांसों को काबू करता हुआ बोलता है कि अबे अबे करवाया कुछ भी नहीं है, मुझसे हुआ ही नहीं, मैं क्या कैसे कर पाता। तो जिया चाची समझ गई थी कि मेरे बस की कुछ भी नहीं है अंदर, इसीलिए उन्होंने मुझे खुद ही बाहर भेज दिया और अच्छा ही किया, नहीं तो मैं तो वहीं पर अटैक में मर जाता। तो निर्भय ने भी अपने निव्यांश के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि क्या बात है भैया, मतलब आप बच गए। तो निव्यांश भी बोलता है कि हाँ हाँ तू यहाँ से आ जाना, तुझे भी बताता हूँ मैं पहले, तब तो तुम सब ने मुझे मिलकर सिचुएशन में फंसा दिया था और अब आकर खड़े होकर मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो सालो, थोड़ी तो शर्म करो। तो पांचों भी फिर से टेंशन में इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं और फिर 1 घंटे के बाद जिया कमरे से बाहर आती है और सब फिर से जिया को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। तो जिया ने कहा कि मैंने उस लड़की की बॉडी में अच्छी सी दवाई लगा दी है और बैंडेज भी कर दी है, जब उसे होश में आएगा ना तो उसे कुछ खिला देना और हाँ उसके लिए कुछ कंफर्ट से कपड़े भी मंगवा दो, उसे कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो निव्यांश ने कहा कि मदर आप जा रही हैं क्या। तो जिया बोलती है कि तो क्या पूरा दिन यहीं पर रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं, इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, मुझे उन्हें भी देखना होता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी संकल्प भी आगे आता है और फिर आकर बोलता है कि मदर प्लीज़ मत जाइए ना, आप यहीं पर रुक जाइए, आप भी देख रही हैं कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, उसके पास कौन जाएगा, उसकी बैंडेज कौन करेगा, उसे कोई दिक्कत होगी तो कौन उसकी हेल्प करेगा, आप प्लीज़ यहीं पर रुक जाइए ना। वैसे भी हम उस लड़की से कुछ पूछ रहे हैं तो वो हमें कोई भी जवाब नहीं दे रही है, जब उसे होश आएगा तो तब आप ही उससे पूछ लेना, शायद वो आपके सवालों का जवाब दे दे। उसके साथ ये सब कुछ किसने किया है, किसने उसे इतना ज्यादा मारा है। तो जिया का मन अब उस लड़की को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जिया भी अपने काम के आगे मजबूर थी। कहीं ना कहीं जिया को उस लड़की पर थोड़ा बहुत प्यार भी आ रहा था और उसे तरस भी आ रहा था। तो जिया ने भी अब कुछ सोचकर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, यहीं पर रुक जाती हूँ, अपने हस्बैंड को फ़ोन करके यहीं पर बुला लेती हूँ, अब तो ठीक है ना। और ये सुनते ही अब पांचों ने एक साथ कहा कि नहीं नहीं, आप ना अपने हस्बैंड को यहाँ पर मत बुलाइए, प्लीज़ आप ही यहाँ पर रुक जाइए। तभी निव्यांश ने भी अब अपनी बातों को संभालते हुए कहा कि मेरे मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अपने हस्बैंड को यहाँ पर क्यों बुलाना चाहती हैं, आखिर काम तो आपका है ना यहाँ पर। तो जिया ने कहा कि जब उस लड़की को होश आएगा तो क्या मैं अकेले अपने घर जाऊंगी, कोई तो होगा ना मुझे अपने घर ले जाने वाला, इसीलिए बुला रही हूँ। तो निव्यांश ने भी अब बिना देख के समझे अपना एक हाथ पीछे किया और फिर किसी की बाजू पकड़कर आगे खींचते हुए कहा कि आप अकेले क्यों जाएंगी, ये छोड़कर आएगा ना आपको, आप परेशान क्यों हुए, मेरा भाई आपको छोड़कर आ जाएगा। वो कोई और नहीं था बल्कि दक्ष ही था, जिसकी बाजू अभी निव्यांश ने पकड़ी हुई थी। तो दक्ष की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर दक्ष जो अपने मन ही मन बोल रहा था कि आज तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, बड़ी माँ से जिंदा ही गाड़ देंगी मुझे रास्ते में, अब तो बड़ी माँ मुझे पहचान ही लेंगी और मेरी सफाई भी कर देंगी। तो निव्यांश अभी ये सब कुछ इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसके कान आँख सब कुछ खड़े रहते थे। तो जिया ने भी निव्यांश की बात सुनकर फिर से कहा कि अच्छा तुम्हें ये डर है कि कहीं मेरे पति तुम सबकी पुलिस में रिपोर्ट ना कर दें और तुम सब जेल न चले जाओ, इसीलिए मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो ना। तो निव्यांश ने भी अभी बिना कुछ सोचे समझे हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो जिया ने कहा कि अगर उस लड़की ने होश में आकर ये कहा कि तुम पांचों ने उसके साथ
साथ कुछ भी गलत किया है, तुम पांचों ने ही उसके साथ मारपीट की है ना, तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो पुलिस में तो मैं तुम्हें खुद ही देख कर आऊंगी, समझे। तुम पांचों के पांचे। अब तो पांचों ने अपना सिर पकड़ लिया था। तो जिया ने अभी फिर से आगे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं आज रात पर यहीं पर रुकूंगी, मुझे आने में लेट भी हो सकता है या फिर मैं कल सुबह आऊँगी। तब तक तुम इस लड़की के लिए कुछ अच्छे से कंफर्ट कपड़े मंगवा दो, ओके, और कुछ हाँ खाने के लिए भी मंगवा देना। तो पांचों ने अभी बिल्कुल आज्ञाकारी पांडवों की तरह हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और जल्दी से अपने अपने काम में लग गए। तो जिया भी फिर से कमरे में वापस आ जाती है। तो पांचों भी अपना रुमाल अब अपने चेहरे से हटाने ही वाले थे कि तभी जिया फिर से वापस से आती है और उसे देखते ही पांचों ने अपना हाथ फिर से अपने मुंह पर रख लिया और जल्दी जल्दी अपना फेस कवर करने लगे। तो जिया ने भी अब कुछ मास्क निव्यांश की ओर बढ़ाते हुए कहा कि जानती हूँ अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो मुझे, प्लीज़ इसीलिए इसे पहन लो, समझे। तुम सबके सब ऐसे रुमाल बांधने से काम नहीं चलेगा। तो निवास ने भी जल्दी से वो मास्क ले लिए और जिया फिर अंदर चली गई। जिया के जाने के बाद निर्भय बोलता है कि यार ताई ना कभी कभी धमकी भी देती हैं, लेकिन हाँ हमारी फिक्र भी बहुत करती हैं। ताई दिल की सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आखिर क्या हो गया है हमारे परिवार और ताई के बीच में जो हमारा आना जाना बंद है इनके घर से। इधर सच्चा देवा हाउस में अंशिका भी उस बैग को निहार रही थी जिसे अरमान देकर गया था, जिसमें उसका शादी का लहंगा था। तो अंशिका ने भी अब न चाहते हुए भी उस बैग को खोल लिया था। उस बैग में सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग्जरी सा लहंगा रखा हुआ था जो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल किसी लड़की की ड्रीम वेडिंग लहंगा जैसा लग रहा था। तो अंशिका तो अब उस लहंगे को एकदम से देखती ही रहती है। वो लहंगा इतना ज़्यादा सुंदर था कि अंशिका को भी कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे एक बार पहन कर तो देखो, मैं बहुत ही खूबसूरत लहंगा हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगोगी मुझे पहनकर। तो अंशिका से भी अब बिल्कुल भी रहा नहीं किया और फिर उसने भी उस लहंगे को जल्दी से पहनने का डिसाइड कर लिया था। वैसे भी अंशिका के दिमाग में अभी कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिस हिसाब से उसने वो लहंगा जल्दी से पहन लिया था। अंशिका भी इतना तो समझ ही चुकी थी कि अगर वो लहंगा उसे दिया गया है जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, उसे अगर वो पहन लेगी तो अरमान उसे बाहर तो ज़रूर ही लेके जाएगा और अगर वो एक बार बाहर गई तो फिर वो कुछ भी कर सकती है और शायद यही मौका होगा जब अंशिका यहाँ से निकल पाएगी। इसीलिए अंशिका ने भी वो लहंगा जल्दी से पहनने का सोच लिया था। तो वहीं 2 घंटे के बाद अरमान ने अंशिका के कमरे का गेट खोला तो उसकी आंखें तो अब अंशिका पर ही आकर टिक जाती हैं। अंशिका भी उस लहंगे में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंशिका भी रेडी हो चुकी थी। ऑफ वाइट कलर का लहंगा जो शायद अंशिका से भी ज़्यादा भारी था, उस पर रेड कलर का दुपट्टा उस लहंगे की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था अंशिका का पहनना। जब वो लहंगा अंशिका ने पहन लिया तो उस लहंगे की खूबसूरती दोगुनी हो गई थी। अरमान की आंखें तो अब अंशिका से हट ही नहीं रही थी, वो तो बस उसे ही देखे जा रहा था और अपने ख्यालों में खो चुका था। तो वहीं अंशिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अरमान उसे देख रहा है। वो तो बस मिरर में इतरा कर खुद को देख रही थी और स्टाइल मार रही थी। तो अंशिका के चेहरे पर अभी टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी, उसके दिमाग में तो बस अभी निर्भय की कही हुई बातें घूम रही थी कि किडनैपर के सिर पर कुछ मारकर वहां से भाग आना, बस वो उसी के लिए बैठी हुई थी। तो अंशिका भी डिसाइड कर ही चुकी थी कि अरमान के सिर पर पॉट मारकर वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन उससे पहले ही वो लहंगा पहनकर अपनी विश को पूरी भी कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो लहंगा। तो अंशिका तो अभी उस लहंगे को पहनकर पूरी तरह से खुश नजर आ रही थी। वो तो बार बार मिरर के सामने घूम घूम कर अपने लहंगे को घेरा देख रही थी और अपने चेहरे की खूबसूरती देख रही थी। तो कभी वो अपने दुपट्टे को अच्छे से सेट करती तो कभी अपनी चूड़ियां को देखती। अंशिका तो अभी ऐसे खुश हो रही थी जैसे सच में उसकी शादी उसके ही पसंद के लड़के से हो रही हो, लेकिन मन ही मन अंशिका के दिमाग में तो अभी बहुत ही बड़ी खुराफाती चल रही थी। तो अरमान अभी कुछ सेकेंडों तक अंशिका को ही देखता रहता है कि तभी अंशिका का ध्यान भी अब अरमान पर जाता है। तो अंशिका ने जब कमर पर हाथ रखकर बोला कि क्या क्या तुमसे मेरी शादी होने वाली है जो तुम मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हो। अंशिका की आवाज़ जब अरमान के कानों में जाती है तो वो भी अपने सेंस में वापस आ जाता है और फिर अरमान ने भी अंशिका की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम जैसी लड़की से मैं शादी करूँगा तुमने सपने में भी सोचा होगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी धोखेबाज लड़की से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा मैं, समझी तुम। तो अरमान की बात सुनकर अब अंशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो अंशिका भी अब अपने दांत पीसते हुए बोलती है कि पहली बात तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, समझे तुम। अरमान सचादेवा, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। और हाँ, दूसरी बात, जब तुम मेरे पति नहीं हो तो फिर आंखें फाड़ कर मुझे देख क्यों रहे हो, क्यों मुझे घूर रहे हो तुम। चलो चलो चलते हैं शादी करने के लिए। मेरी शादी किससे हो रही है। तो अरमान तो अब हैरानी से अंशिका को ही देख रहा था, जो सुबह इतना ज़्यादा हल्ला मचा रही थी, वो शाम को इतनी आराम से तैयार हो गई थी और शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी भी थी। अरमान ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि तुम्हारी शादी हो रही है। तो अंशिका ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे इतना महंगा लहंगा दिया है तो शादी भी किसी अच्छे लड़के से ही करा रहे होगे ना, तो मुझे तो कोई भी गिल्ट नहीं है मेरी शादी होने का। मुझे तो और ज़्यादा खुशी हो रही है, बस इसी बात का दुख हो रहा है कि बस मेरी फैमिली मेरी शादी में शामिल नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, रिसेप्शन बड़ा सा करूंगी, वहां पर मेरी फैमिली भी आ जाएगी और सबको खुशी भी होगी, ताकि वो सभी मेरी खुशियों में शामिल हो सकेंगे, है ना। इतना कहकर तो अंशिका भी अपना लहंगा उठाकर आगे आगे चलने लगती है। तो वहीं अरमान तो अभी मुंह फाड़े बस अंशिका को ही देखे जा रहा था, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अंशिका को लेकर अरमान एक मंदिर में आ जाता है, जहाँ पर मंडप लगा हुआ था। अंशिका तो अभी खुश होकर मंडप के पास जाकर बैठ जाती है और फिर अरमान को देखकर बोलती है कि मेरा दूल्हा कहाँ पर है, अभी तक आया नहीं वो, मुझे जल्दी से शादी करनी है, उसको बुलाओ ना। अरमान की हैरानी का तो अब बिल्कुल भी ठिकाना ही नहीं था, उसे तो लगभग अब हार्ट अटैक आने ही वाला था। तो अरमान ने अपने मन ही मन कहा कि यार कैसी लड़की है ये, कितना ज़्यादा खुश हो रही है। कहीं ना कहीं अरमान को अभी काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि अंशिका की शादी कहीं और हो रही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था। इतने में ही अंशिका ने फिर से अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि यार मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो। मेरा दूल्हा कहाँ है, आया क्यों नहीं वो अभी तक। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो और बता किसी और को रहे हो। और ये सुनकर तो अभी अरमान ने फिर से अपने दांत पीसते हुए कहा कि यार तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या, तुमसे शादी करूंगा मैं, उससे अच्छा है कि मैं जहर खा कर लूँ और जहर खाकर मर जाऊं, समझी तुम। तो अंशिका भी कहाँ कम थी, वो भी आखिर थी तो वो भी बंदरों की ही टुकड़ी की सरदारनी। तो अंशिका ने भी अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ हाँ, तुम पर तो जहर ही सूट करता है, मेरी जैसी लड़की हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें जहर खा के ही मर जाना चाहिए। तुम बस मेरे दूल्हे को बुला दो, वैसे भी अजीब सी शादी है ना, दूल्हे को मेरा वेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैं दूल्हे का वेट कर रही हूँ, अब जल्दी से मेरे दूल्हे को बुलाओ, समझे तुम। तो अरमान ने भी अब अपने आसपास खड़े बाउंसर्स को देखा और गुस्से में कहा कि लेकर क्यों नहीं आते हो उसे, कहाँ गया है वो, अब तक आया क्यों नहीं। तभी एक गाड़ी आकर मंदिर के बाहर रुकती है, उस गाड़ी में से अबीर और एक लड़की को लेकर कुछ बाउंसर्स नीचे उतरते हैं। तो अबीर के साथ अभी किसी लड़की को देखकर अरमान ने अपना माथा पीट लिया था, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब अरमान को रूहान की कही हुई बात याद आने लगती है कि शायद रूहान बिल्कुल सही कह रहा था, अबीर पर बिल्कुल भी विश्वास करना नहीं चाहिए, उसकी वो पर विश्वास करना एक बेवकूफ़ी है। आज अरमान अबीर को किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तो वहीं अरमान के बाउंसर्स अबीर और उस लड़की को गन पॉइंट करके मंदिर के अंदर लेकर आ गए थे। तो अरमान ने भी अबीर की कॉलर को गुस्से से पकड़कर कहा कि अबे साले, कल तो तू इस लड़की के लिए जान देने पर उतारू हो गया था ना, आज तो तू किसी और दूसरी लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है, कैसा लड़का है यार तू। तो अबीर ने अभी अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि यार अरमान, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ही ले लिया, उस लड़की को किडनैप कर लिया तुमने। अरमान को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था अबीर के ऊपर और उसने ऑलमोस्ट अबीर के गले को दबाते हुए गुस्से से कहा कि साले, तूने मजाक में जहर खा लिया था, तू मजाक में हॉस्पिटल पहुंच गया था, और ये लड़की जो तेरे साथ में आई है ये कौन है। तो अरमान अभी पूरी ताकत के साथ अबीर के गले को दबा रहा था। तो वहीं अबीर जो खुद को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो अरमान को अब जब लगा कि वो अबीर को सच में जान से मार देगा, तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और फिर अबीर की कॉलर को छोड़ दिया और अबीर जो सांसें लेने लगता है लंबी लंबी। तो वहीं अंशिका तो अब मंडप में बैठी हुई नज़ारे को देख रही थी, उसकी आंखें भी अब हैरानी से फैल गई थी, वो भी गुस्से में और भी ज़्यादा अबीर को देख रही थी और अरमान को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शायद अरमान आज अबीर को छोड़ेगा नहीं। अंशिका
अबीर को मार देगी। और फिर अरमान ने सुलगती हुई आंखों से अबीर को देखकर कहा कि अबीर सच सच बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन, वरना सच कहता हूँ अभी के अभी तुझे जान से मार दूंगा मैं। तेरी दोस्ती के चक्कर में अंशिका को किडनैप कर लिया मैंने, और तू है जो इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, और तू इस लड़की के साथ ऐसे अय्याशी कर रहा है, घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? वहीं वो लड़की जो अबीर के साथ आई हुई थी वो अरमान के ऊपर लट्टू हो गई थी। वो तो अरमान की खूबसूरती पर पागल ही हो गई थी। तो अरमान अभी जितना ज़्यादा गुस्सा करके उस लड़की को घूर कर देखता, तो वो लड़की तो अभी उतना ही ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ अरमान को देखती जा रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था अरमान के ऊपर। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या जिया पहचान पाएगी उन पांचों लड़कों को कि आखिर वो लोग कौन है, और क्या अंशिका और अरमान की शुरू होगी लव स्टोरी? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।